अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं अवैस अली। नाजरीन, कुछ अर्सा पहले मारूफ टिकटॉकर इमशा रहमान की नाजेबा वीडियोस सोशल मीडिया पे लीक होती हैं और उसके बाद एक पुरस्रार खामोशी छा जाती है। किसी को मालूम नहीं कि इमशा रहमान कहाँ गई, किसने वीडियोस बनाई और किस शख्स ने वो वीडियोस सोशल मीडिया पर लीक की। लेकिन फिर कुछ अर्सा के बाद एक और वीडियो सोशल मीडिया पर इमशा रहमान की वायरल होती है, जिसमें वो एक पैगाम देती हैं कि FIA ने गुजरांवाला से अब्दुल अजीज़ नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसने सोशल मीडिया पर मेरी नाजेबा वीडियोस को वायरल किया। और फिर 15 दिन के बाद एक और मैसेज आता है, जिसमें इमशा रहमान अपने वकील हादी अली चट्ठा के जरिए ये मैसेज भिजवाती हैं कि मैंने उस शख्स यानी कि अब्दुल अजीज़ को, जिसने मेरी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की, उसको मशरूत माफ़ी दे दी। उसके बाद क्या होता है कि सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि वो शख्स कौन है कि जिसने इमशा रहमान की नाजेबा वीडियोस को रिकॉर्ड किया। क्या अब्दुल अजीज़ ही वो शख्स है? और कौन वो शख्स है जिसने सबसे पहले इमशा रहमान की वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल की? और फिर लोग ये भी कह रहे हैं कि इमशा रहमान ने अब्दुल अजीज़ नामी शख्स को पैसे लेकर मुआफ़ किया है। ये सारी कहानी क्या है? इमशा रहमान के वकील हादी अली चट्ठा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो रीसेंट केस हुआ है अब्दुल अजीज़, जिसको FIA ने गुजरांवाला से अरेस्ट किया, ये शख्स कौन है और क्या ये वही शख्स है जिसको इमशा रहमान ने अपनी FIR में नॉमिनेट किया था? नहीं जी, की तरफ से हमारी तरफ से एफ़आईआर में कोई नॉमिनेशन नहीं है। हमने किसी को नॉमिनेट नहीं किया था। हमने एक दरख़्वास्त दायर की थी और उसके ऊपर पर्चा दायर हुआ FIA की CCRC इस्लामाबाद की तरफ से। और वो दरख़्वास्त ये थी कि हमारे मुतल्लिक़ एक वीडियो बना के शेयर की जा रही है, जिससे हमारी साख को और हमारी जो है वो डिग्निटी को बहुत तकलीफ़ पहुँच रही है। और इमशा को इसकी वजह से डेथ थ्रेट्स भी मौसूल हुई उनके इलाके से। और इसकी वजह से FIA ने मेटा से डाटा लिया और उस डाटा लेने के बाद उन्होंने एक पर्चा किया। और उनको मेटा के डाटा के मुताबिक गुजरांवाला में एक शख्स हैं, मुलजिम थे, जो इंस्टाग्राम पे ये वीडियो शेयर कर चुके थे। इस वजह से उन्हें अरेस्ट किया गया था। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये जो शख्स पकड़ा गया गुजरांवाला से, अब्दुल अजीज़ जिसका नाम है, क्या ये वो शख्स है जिसने सबसे पहले सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल की या ये कोई और है? नहीं देखें, इसका तयन क्योंकि वो लाखों के हिसाब से आपको पता है, लाखों सार्फिन ने उसे शेयर किया या वायरल किया। वायरल हो जाए सोशल मीडिया पे चीज़ तो आपको पता है, कुछ तो उसमें नामालूम अकाउंट्स भी होते हैं, बट कुछ लोग अपने हैंडल से भी कर रहे होते हैं। तो ये उन लाखों में से एक शख्स है जिसने किया। ये वो पहला शख्स नहीं है जिसने वो किया। और इसका तयन मुझे लगता है कि कोई हम में और आप में से तो कोई तयन कर भी नहीं सकता। ये तो कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तयन कर सकती है कि पहली बार किसने उसको शाया किया। अच्छा, ये बताइए, अगर ये वो शख्स नहीं है जिसने सबसे पहले वीडियोस को शेयर किया, तो फिर अब्दुल अजीज़ को क्यों अरेस्ट किया गया? क्या इसने कोई ज़्यादा कंटेंट शेयर कर दिया, या फिर ये वो, जैसे अक्सर वीडियोस ऐसी हैं जो ब्लर आई हैं, जिसके ऊपर कोई प्रॉपर वो फेस जो है छुपा दिया गया, क्या वो ये वो शख्स है जिसने प्रॉपर जो वीडियोस हैं उनको लीक किया है? नहीं जी, ये सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में इस वक्त कानून जो राइजुल वक्त है, उसके मुताबिक इस किस्म की कोई भी वीडियो जो किसी को जो है वो उसकी इंटीमेट उसकी है या बनाई गई है या असल है, इसका सवाल तो बाद में जवाब होगा। लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ उसकी पोजेशन होना, उसको ट्रांसमिट करना इस वक्त पाकिस्तान में जुर्म है। तो कोई भी अगर करेगा, किसी के फ़ोन से अगर पाई जाएगी, तो वो जुर्म का इर्तिकाब कर चुका होगा। ठीक है, तो फिर इसके अलावा जो अब्दुल अजीज़ के अलावा लाखों लोग जो हैं वो वीडियोस को वायरल कर रहे हैं, क्या उनके खिलाफ भी कानून अभी अभी अपना रास्ता लेगा या फिर उन सबको मशरूत माफ़ी दे दी गई है? नहीं, 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 बिल्कुल कानून उसके लिए अपना रास्ता लेगा, क्योंकि देखें वो एफ़आईआर इन फ़ील्ड है। जो एफ़आईआर है वो इस वक़्त भी ऑपरेटिव है। और उस एफ़आईआर के मुताबिक इस वक़्त भी कोई भी अगर सोशल मीडिया पे करेगा तो उस पे होगा, लिया जाएगा एक्शन। मुझे लगता है कि ये एफ़आईए के मुताबिक शायद ये कुछ ज़्यादा तादाद में है, या उस वक़्त करंटली जब एफ़आईआर दर्ज हुई है तो उस वक़्त एक्टिवली कर रहे थे, जिसकी वज़ह से नज़रों में आया है। कोई भी चीज़ इस तरह की जो भी शेयर करेगा, पोजेस करेगा, उसको यूज़ करेगा, थंबनेल बनाएगा उसका, तो एफ़आईए की नज़रों में आएगा तो एफ़आईए उसको अरेस्ट बिल्कुल कर सकती है। काबिल दस्तरदी जुर्म है और एफ़आईआर ऑपरेटिव है इस वक़्त भी। अच्छा, ये बताइए, अभी सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इमशा रहमान ने ये मैसेज दिया कि मैंने फ़ी सबीलिल्लाह अब्दुल अजीज़ को माफ़ किया है। लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इमशा रहमान ने अब्दुल अजीज़ से काफ़ी सारे पैसे चार्ज किए और उसके बाद उसको माफ़ किया। तो इस कहानी में कितनी सच्चाई है? नहीं जी, इसमें कोई ही जो है हकीकत नहीं है, बिल्कुल एक हर्ज़ा सनाई है। क्योंकि मैं अदालत में पेश हुआ था और मैंने ये बयान दिया था कि अल्लाह की रज़ा के लिए उन्होंने माफ़ किया। अगर ऐसी कोई बात होती तो मुलज़िम की फ़ैमिली वहाँ मौजूद थी। वो फ़ैमिली जो है उन्होंने बल्कि एक इंटरव्यू भी दिया मेरे ख़्याल से उस हियरिंग के बाद किसी मीडिया आउटलेट को, और उसमें भी उन्होंने कहा कि हम इनके शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने फ़ी सबिलिल्लाह माफ़ किया। और जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है वो आई थिंक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। उनको अल्लाह की रज़ा के लिए उन्होंने माफ़ किया था, और इसलिए क्योंकि उनके मुताबिक मुलज़िम की जो है आई थिंक शादी भी कुछ अर्सा पहले ही रिसेंटली हुई थी, और उसके वालिदैन
वालिदैन बूढ़े थे, वो काफ़ी तकलीफ़ में थे और उन्हें गलती का एहसास भी था। सबसे ज़रूरी बात यह है कि इम्शा ने जो ये स्टेप उठाया था वो एक प्रिंसिपल के लिए उठाया था कि पाकिस्तानी ऑनलाइन जो स्पेस है वो सब ख़वातीन, लड़कियों के लिए, सबके लिए सेफ़ स्पेस होनी चाहिए, वहाँ पे ये ख़तरा नहीं होना चाहिए। और इस किस्म के किसी भी कदम का जो डिज़ास्टर्स इफ़ेक्ट आपकी लाइफ पे आता है उसके एम्पलीट्यूड को दिखाने के लिए ये उन्होंने कदम उठाया था। इसलिए उन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ किया था। इसमें किसी किस्म का भी मैं आपको कैटेगोरिकली बता सकता हूँ, पैसों का या लेन देन का या किसी माली फ़ायदे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ का कोई ताल्लुक नहीं है। ओके सर, मुझे ये बताइएगा, 13 दिन वो एफआईए की हिरासत में वो शख्स रहा है, तो इस दौरान क्या उस मुलजिम की फैमिली ने इमशा से कोई राब्ता किया, उनसे कोई मुलाकात हुई, क्या बात हुई थी उनकी इमशा रहमान से? नहीं, उन्होंने इम्शा से कोई राब्ता नहीं किया था, मेरे से ये राब्ता हुआ था और मुझे कहा गया था कि देखें वो शर्मिंदा है अपने किए पे। और जिस तरह, और ये एक ज़रूरी बात है पाकिस्तानी सोसाइटी में कि बहुत सारे लोगों को एहसास नहीं है। उन्हें लगता है कि अगर कोई कंटेंट कहीं से उनको आया व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, तो रीशेयर करना या आगे भेजना जुर्म नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने तो नहीं क्रिएट किया या उन्होंने पहली बार नहीं लगाया। बट ये ज़रूरी है समझना। और इस चीज़ का उसने भी एतराफ़ किया था। उसकी फैमिली ने भी कहा था कि देखें उसको इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ, पता नहीं चला, और उसने ना जाने में ये चीज़ एक शेयर कर दी, जो कि पाकिस्तानी कानून में एक जुर्म है। तो ये मैसेज जो है हम तक पहुँचाया गया था और इस मैसेज को मैंने इमशा तक पहुँचाया और वो इस बात पे राज़ी हुई कि हाँ, क्योंकि ये उस तरह से इन्वॉल्व नहीं है और इसको शर्मिंदगी का इज़हार है, रिपेंटेंस है, तो इस वजह से इसको हम इसकी बेल होने में एतराज़ नहीं करते। ठीक है, तो अभी वो शख्स जो है वो अबूरी ज़मानत पे है या वो रिलीज़ हो चुका है? नहीं, देखें, ये पोस्ट स्ट्रेस बेल है और ये पोस्ट स्ट्रेस बेल आपने फरमाया 13-14 दिन, 13-14 दिनों में से वो 2-3 दिन ही एफआईए के पास रहा, बाकी तो वो जुडिशल हो गया था, तो अडियाला में होगा। और अडियाला से भी वो परसों रिलीज़ हो गए और ये उनकी जो है पोस्ट स्ट्रेस बेल है। इसके बाद जो कानूनी अवामिल हैं वो अमल में आएंगे, चालान मुरतब होगा, उनका रोल और चीज़ें वो लाई जाएंगी। उसके बाद भी दोबारा इमशा का फ़ैसला होगा ये कि इमशा चाहती हैं कि वो उन्हें माफ़ करती हैं या वो नहीं करती, ये उनका प्योरली उनका फ़ैसला होगा। और इसमें दोबारा मैं बता दूं, क्योंकि मुझे आपकी बात सुन के बहुत हैरानगी हुई, कि इसमें पैसों को लेने देने का या कॉम्प्रोमाइज़ का कोई ताल्लुक नहीं था। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए, एक ऐसा शख्स पकड़ा गया जिसने वीडियोज़ वायरल होने के बाद आगे शेयर की, उसने सबसे पहले शेयर नहीं की। तो उस शख्स का क्या, जिसने वीडियो रिकॉर्ड की या फिर सबसे पहले जो है वो वायरल की, तो वो शख्स कौन है? उसके बारे में आपकी इमशा रहमान से बात हुई तो उन्होंने क्या बताया कि किस शख्स ने ये वीडियोज़ रिकॉर्ड की थी? देखें, रिकॉर्ड का लफ्ज़ तो मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं क्रिएट करने का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि वीडियो किसने क्रिएट की, किसने बनाई। क्योंकि जो कंप्लेनेंट है इस केस की, वो इन वीडियोज़ को ओन नहीं करती। उनकी नॉलेज में ये बात नहीं है कि ये वीडियोज़ रिकॉर्ड हुई हैं, ये बनाई गई हैं, ये नेचुरल वीडियोज़ नहीं है, ये अननेचुरल या आर्टिफिशियली क्रिएटेड वीडियोज़ हैं। और इसीलिए, क्योंकि ये उन्हें पता नहीं है कि किसने बनाई है, तो वो बता नहीं सकती किसने किया है। बट एफआईए या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज बिल्कुल इन्वेस्टिगेट करके ये अमल कर सकती हैं कि सोशल मीडिया पे पहली बार ये कहाँ से लाई गई। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो एफआईए ने थोड़ा बहुत हमारे से शेयर किया है, तो उनके मुताबिक शायद ये केपी साइट से कहीं, केपी के सूबे में से कहीं से किसी वहाँ के सर्वर से पहली बार इंटरनेट पे लोड की गई। ठीक है। तो क्या जब इमशा रहमान ने आपसे रब्ता किया और ये सारी एफआईआर का इंदराज होता है एफआईए के पास, तो उन्होंने आपसे ये कहा कि ये जो वीडियोज़ हैं ये रिकॉर्ड नहीं हुई, ये एआई जनरेटेड हैं जी, या बिल्कुल। क्रिएट हुई हैं? जी, बिल्कुल, यही उनका मौक़िफ़ था, आज भी उनका ये मौक़िफ़ है। और उनके मौक़िफ़ को लेके ही हम अदालत में, एफआईए के पास भी गए थे, अदालत में भी गए थे, तो उनका मौक़िफ़ यही है कि वो लाइल्मी का इज़हार करती हैं। उनके लिए इतना ही शॉकिंग है जितना बाकी लोगों के लिए है कि वीडियोज़ कहाँ से आई। ठीक है। अच्छा, इमशा रहमान ने बार-बार एक चीज़ का ज़िक्र किया कि मुझे डेथ थ्रेट्स आती रहीं। तो क्या ये फैमिली की तरफ से थीं या कोई और लोग इसमें इन्वॉल्व थे? मैं, क्योंकि वो एज़ अ लीगल रेमेडी लेके मैंने परस्यू नहीं किया, तो आई थिंक मैं उस पे कमेंट नहीं कर सकता। बट मैंने ये महसूस किया और एहसास किया और देखा कि इमशा बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी इस बात से। उन्हें अपने आप को रीलोकेट भी करना पड़ा था और उनकी फैमिली भी इस बात से बहुत घबराई हुई थी कि उनको डेथ थ्रेट्स मौसूल हुई हैं और इसको वो बहुत सीरियसली ले रहे थे। ये उनका फ़ैसला था कि वो इस वक्त कानूनी तो जो है उस पर चाराजोई इस्तेमाल नहीं कर रही थी, कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही थी। मगर मैं जो है वो प्रिवी नहीं हूँ उस इन्फॉर्मेशन का कि वो किसकी तरफ से लाई गई थी। अच्छा, वीडियो जब वायरल होती हैं उसके बाद इमशा रहमान काफ़ी टाइम के लिए सोशल मीडिया से भी गायब हो जाती हैं, उनका पता नहीं होता। तो उन्होंने आपसे कब राब्ता किया और ये केस यहाँ तक पहुँचने में कि एक मुलज़िम पकड़ा जाता है, फिर वो रिलीज़ हो जाता है, कितना टाइम लगा आपको? मेरा ख़्याल से लगभग, तो मैं आपको बता सकूँ तो महीना डेढ़ महीने की ये सारी कार्रवाई है, जब से मेरे से उन्होंने रुजू किया और आज परसों जब वो रिलीज़ हुआ। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊँ कि अगर इमशा चाहती और उन्हें उनकी जो प्ली थी कि इसकी शादी रिसेंटली हुई है या इसने ना जाने में कर दिया है, अगर वो ना इस पे एग्री करती तो वो उसकी बेल भी ना होती।
क्योंकि मैं वहाँ बेल आर्ग्यू करता और ऑब्वियसली नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं, बड़े सीरियस ऑफेंसेस हैं, तो इस पे उनकी बेल ना होती और वो आज भी अंदर होते, परसों वो रिलीज़ हुए हैं, वो ना होते रिलीज़। लेकिन उन्होंने इस चीज़ का एहसास किया क्योंकि वो वेंजेंस में नहीं करना चाह रही थी, ना ही वो किससे कोई पैसों का मुतालबा करना चाह रही थी, वो एज अ प्रिंसिपल सेट करना चाह रही थी कि ये असूल पाकिस्तानी सोसाइटी में, ये मौक़िफ़ जो है उनका सेट हो। और जिस तरह आपने कहा सोशल मीडिया से बिल्कुल वो डिलीट हो गई। एक ऐसा शख्स जिसकी एक ऑनलाइन प्रेजेंस हो, उसके फॉलोअर्स हों, उसकी व्यूअरशिप हो, और वो उसका जो है एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ जो है इनकम लोग इससे आपको पता है जनरेट करते हैं, उसके बावजूद अगर ऐसी वीडियो आए और वो कम्प्लीटली कट ऑफ कर दें, डिलीट कर दें सोशल मीडिया हैंडल्स, तो आई थिंक वो भी एक बोनाफाइडी नेचर को शो करता है कि क्योंकि ये इल्ज़ाम भी अक्सर लगता है कुछ टिकटॉकर्स पे कि लोग मशहूर होने के लिए करते हैं। बट मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मेरे मेरे तजर्बे में ये पहला केस था जो मैंने टिकटॉक के लिहाज से किया। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि जिस किस्म का इफ़ेक्ट लोगों की ज़िंदगी भी होता है इस तरह के कंटेंट को शेयर करने से, उसका अंदाज़ा आप और मैं लगा नहीं सकते। हम उनके शूज़ में जाके वॉक कर नहीं सकते। उस लड़की की एजुकेशन डिसरप्ट हुई, उस लड़की की पढ़ाई जो है वो डिसरप्ट हो गई, उसका माशरे में जो है वो बाहर उस तरह से जा नहीं सकती, वो किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं जा सकती, आप ये अंदाज़ा करें जिस तरह हम जा सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल था, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ उन्हें इसका, और शायद ये नुकसान की तलाफ़ी कभी ना हो सके जितना बड़ा नुकसान उन्हें हुआ है। लेकिन ऑब्वियसली वो उन्होंने जो मेरे से जिस अज़्म का इज़हार किया, उन्होंने कहा कि वो अब इसको एज़ अ कॉज़ लेके चलेंगी और मेक श्योर करेंगी कि, क्योंकि आपको पता है माएँ, बेटियाँ, बहनें सांझी होती हैं, सबकी इज़्ज़तें सांझी होती हैं, और वो इस चीज़ को लेके चलेंगी और मेक श्योर करेंगी कि पाकिस्तानी ऑनलाइन सोसाइटी सेफ़ हों। इस तरह के बहुत सारे विक्टिम्स होंगे जो बेचारे बोलेंगे नहीं। आपने बहुत सुना होगा कि लोग ब्लैकमेल करते हैं कि हमारे पास तुम्हारी ये वाली एआई जनरेटेड वीडियो है, या हमने तुम्हारा ये कंटेंट बना लिया और हम शेयर कर देंगे, और लोग ब्लैकमेलिंग में क्या कुछ कर जाते हैं, या ब्लैकमेलिंग में लोग खुदकुशी तक कर जाते हैं, आपको पता है। बहुत सेंसिटिव टॉपिक है ये, लेकिन ये उन्होंने बहुत हिम्मत की, उन्होंने बहुत हिम्मत की और मेक श्योर किया कि अगर किसी ने उनके साथ ये कर दिया है, हालांकि कोई रब्ता नहीं था, कुछ नहीं था, शी वाज एट द टाइम जब ये लीक हुई और सोशल मीडिया पे वायरल हुई, तो वो उस वक्त एक कॉन्सर्ट होस्ट कर रही थी, आई थिंक यंगस्टर्स का। तो उनका फ़ोन बज रहा था और जो ख़त्म हुआ उन्होंने फ़ोन देखा तो उन्हें पता चला कि तूफ़ान आ चुका है ऑनलाइन प्रेजेंस पे कंटेंट की वजह से, और उनकी एट दैट पॉइंट हर लाइफ चेंज्ड फॉर एवर। वहाँ से उनकी लाइफ बिल्कुल बेतरतीब उनकी जो है बदल गई और उन्हें बहुत नुकसान हुआ। तो मेरा ख़्याल से बहुत एक्शन एकदम है जो उन्होंने उठाया। अच्छा, मुझे ये बताइए, जब उन्होंने आपसे रब्ता किया, तब से लेके अभी तक इस सारे केस को लेकर चलने में उनकी फैमिली का किरदार कितनी सपोर्ट है, और अब नेक्स्ट जो है इमशा रहमान का क्या कॉज है, क्या वो लेके चलना चाहेंगे, क्या वो वापस सोशल मीडिया पे आएंगी, उसी तरह की वीडियोस बनाएंगी, या उनका मिशन या कोई कॉज चेंज हो चुका है? आई डोंट नो कि उनका आगे क्या प्लान है, मेरा इस बात से उनसे डिस्कस नहीं हुआ, बट आई एम श्योर कि शी इज़ ट्राइंग टू ब्रिंग हर बैक टू नॉर्मल सी, वापस लाना चाहती हैं, नॉर्मल लाइफ में बनाना चाहती हैं, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहती हैं। और मुझे लगता है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रॉमा दैट शी इज़ गोइंग थ्रू, एंड शी विल प्रॉब्ली टेक दैट ट्रॉमा विद हर फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, लेकिन मेरे ख़्याल से वो कोशिश करेंगी, कोशिश कर रही हैं, बट आपको समझना पड़ेगा कि बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है ये जो उनके साथ हुआ है, ख़ास तौर पे इन अ सोसाइटी लाइक पाकिस्तान यहाँ पे हो जाए। ये वैसे तो पूरी दुनिया में इस तरह हो जाता है और जुर्म है, बाकी दुनिया में भी, मौज़ूद माशरों में भी, लेकिन फैमिली बिल्कुल उनकी उन्हें सपोर्ट करती है, उनके साथ है। अच्छा, इन दिनों सोशल मीडिया पे काफ़ी टिकटॉकर, यूट्यूबर्स की वीडियोस लीक हुई हैं। इमशा रहमान के अलावा भी किसी ने आपसे कोई रब्ता किया, या आपने इस तरह का कोई और केस भी लड़ा? नहीं जी, मेरे से नहीं रब्ता हुआ ऐसा कोई, और इनफैक्ट इमशा का रब्ता भी मेरे जो एक फ़ैमिली फ्रेंड के थ्रू हुआ था, जिन्होंने उन्हें रेफ़र किया कि आप प्लीज़ इनकी हेल्प करें। तो ये बहुत परेशान है, उनके साथ ये वाक़या हुआ है और इनकी ज़िंदगी तबाह हो गई है। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है इनकी ज़िंदगी पे, तो उसकी वजह से हमने ये केस किया था। सर, अवेयरनेस के लिए एक दो क्वेश्चन बस मुझे ये बताइए कि किस तरह इस अब सोशल मीडिया पे बहुत सारी जो ख़वातीन हैं वो सोशल मीडिया टिकटॉक यूज़ कर रही हैं, तो उनकी किसी की भी फिर इस तरह तो ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में आ सकती है, किसी की वीडियोज़ क्रिएट हो सकती हैं, या फिर अगर वो किसी पे भरोसा करके कोई ऐसी वीडियो, कोई तस्वीर किसी को शेयर भी करते हैं, तो वो आगे वायरल कर सकती हैं। तो कैसे बचा जा सकता है, कौन से महफूज तरीके जो हैं वो अपनाए जा सकते हैं? देखिए जी, ऑनलाइन सेफ्टी और डाटा प्रोटेक्शन तो एक पूरा दुनिया है जो हम सबको अवेयरनेस होनी चाहिए। हम गलती ये करते हैं कि हम अपने अजीज़ों अकारिब को, बच्चों को, ख़वातीन को, लड़के लड़कियां दोनों को हम इंटरनेट और फ़ोन प्रोवाइड कर देते हैं एट अ वेरी यंग एज, बट हम उन्हें डाटा प्रोटेक्शन की या हम उन्हें इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स की ट्रेनिंग वगैरह नहीं देते, अवेयरनेस नहीं पैदा होती, और आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है। और आपके चैनल के तवज्जुह से मैं अगर ये बता दूँ कि शायद वो आपका टॉपिक तो नहीं है आज का, लेकिन ये जो अभी एक ब्लास्टनी बिजनेस गैंग के नाम से एक जो स्कैंडल चल रहा है, वो भी सारा ऑनलाइन स्कैंडल है। वो भी ऑनलाइन प्रेजेंस के ऊपर ही लोगों को फंसाया गया है, इंट्रैप किया गया है, हनी ट्रैप किया गया है, और वो भी कम्प्लीटली झूठे मुकदमे हैं।
तो उसके लिए भी अवेयरनेस की ज़रूरत है, और इसमें भी ख़वातीन और बच्चों के लिए, सबके लिए, मर्दों के लिए भी बिल्कुल ये अवेयरनेस है कि आप ऑनलाइन अपना एक तो डाटा प्रोटेक्शन करें, अपने लॉगिन्स और चीज़ें बहुत सेफ़ रखें, अपने फ़ोन का डाटा भी सेफ़ रखें, फ़ोन किसी को दें मत। और उसके अलावा अगर, क्योंकि आपको पता है टिकटॉक की दुनिया में बहुत जेलसी है, इट्स अ वेरी कट थ्रोट लाइन ऑफ वर्क, और वहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती हैं, एआई से भी जनरेट होती हैं चीज़ें, बाकी भी होती हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे सियासतदानों की एआई से जनरेटेड चीज़ें लाई जा रही हैं, बहुत सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स फेक बना के लगाई जाती हैं स्कैंडलाइज करने के लिए। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। और मुलज़मों के लिए भी पैगाम है, जो मुलज़मान हैं, कि अगर आपको लगता है कि आप एक स्क्रीन के पीछे बैठे हैं और कीबोर्ड वॉरियर हैं और आप कुछ लिख देंगे, चाहे वो वीडियो या साउंड नहीं, कोई ट्वीट भी हो सकती है, किसी को जान से मारने की धमकी भी हो सकती है, तो आप ये समझते हैं क्योंकि आपने असल ज़िंदगी में नहीं दी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे दी है, तो आप बच जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि एफआईए अपना काम करती है और एक लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है जो कि आपको आपके घर के दरवाजे तक ट्रैक कर लेगी। तो इसलिए ऐसा कोई कदम ना उठाएं कि बाद में शर्मिंदगी हो। अच्छा, 2 लोग होते हैं, एक वो जो वीडियो क्रिएट करते हैं, एआई जनरेटेड वीडियो को बनाते हैं, फिर वो लोग होते हैं जो आगे मेरे पास अगर वीडियो आती है और मैं आगे कहीं शेयर कर देता हूँ। तो ये बताइएगा, अगर ऐसी कोई सूरत हाल बनती है तो जो वीडियो क्रिएट करता है उसको कितनी सज़ा हो सकती है? और जो वीडियो को शेयर करता है, अगर कोई शख्स जो है वो माफ़ नहीं करता तो उसको कितनी सज़ा हो सकती है? देखें, ये सेक्शन 2021 24 के केसेस हैं पीका के, और इनमें सज़ाएँ रेंज करती हैं फ्रॉम 3 ईयर्स टू 14 ईयर्स, और बहुत सीरियस सज़ाएँ हैं और ये बहुत सीरियस जराइम है। और इनको साबित करना, क्योंकि टेक्नोलॉजी के ऊपर जब आप यूज़ करते हैं तो यू ऑलवेज़ लीव अ ट्रेल दैट इज़ ईज़िली एक्सेसिबल टू द लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी। तो वहाँ पे जुर्म साबित करना भी आसान होता है। तो इसलिए शेयरिंग और ट्रांसमिटिंग जाने अनजाने में वो भी जुर्म है, और पोजेशन भी जुर्म है। और जो है ना, इसका मजाक उड़ाना या इसका तमस्खुर उड़ाना भी आपको याद रखना चाहिए कि आप किसी की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं, किसी की ज़िंदगी पे इसका इफेक्ट होगा। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। सो नाज़रीन, इमशा रहमान केस पे सारी जो तफसीलात थे वो हादी अली चट्ठा बता रहे थे कि कैसे वो शख्स पकड़ा गया, कितने पैसों में डील हुई, जो कि सोशल मीडिया पे एक बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ ये वायरल हो रही है इस चीज़ कि शायद इमशा रहमान ने पैसे लिए, वो भी इन्होंने क्लियर कर दिया। तो इमशा रहमान समेत जितनी लड़कियों की वीडियोज़ लीक हुई, क्रिएट की गई, या फिर जो उसको वायरल करता है उसको कितनी सज़ा भी हो सकती है, वो भी हादी अली चट्ठा ने क्लियर कर दिया। तो सो बी केयरफुल, और जो लोग सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं उन्हें भी थोड़ी सी एहतियात से काम लेना होगा, और जो लोग इस तरह की गैर कानूनी सरगर्मियों में और गैर इखलाकी सरगर्मियों में मुलविस हैं उन्हें भी थोड़ी सी एहतियात करनी होगी, क्योंकि अब एफआईए और पीका एक्ट जो है वो मजीद स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सबसे पहले पाकिस्तान।